अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड और जाहिर है कि दौर दौरा है पीएसएल का, तो पीएसएल पर तो बात होती रहेगी, उस पर तो बल्कि करेंगे ही। मैचेस हो चुके हैं 3 और बड़े मैचेस हुए हैं। पहला मैच ओपनिंग मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में, मुल्तान के ग्राउंड में भी एक मैच हो गया और 2 मैचेस हो गए कज़ाफ़ी स्टेडियम में। डबल हेडर भी हमने देख लिया शुरू में ही। आज ज़रा बात हम इन मैचेस से, जो कि 3 एक मैचेस हो चुके हैं, आज का मैच पर भी बात कर सकते हैं, हम वो भी थोड़ी सी करेंगे। लेकिन ज़्यादातर बात, चूंकि हमें कुछ दोस्तों ने ज्वाइन किया साउथ अफ्रीका से, कवर कर रहे थे अंडर 19 के वर्ल्ड कप को, बस वापस आने की तैयारी में थे। हमने सोचा वापस आने से पहले वहीं से वहाँ के जो मामलात हैं उसको जानें, वहाँ के क्रिकेट स्ट्रक्चर को भी जान लेते हैं। हमारी अंडर 19 टीम ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी, उस पर भी बात कर लेते हैं। और इम्पॉर्टेंटली कि ये जो अंडर 19 टीम जिसने इतना कमाल किया है, एशिया कप में भी हमने देखा, जूनियर अंडर 19 एशिया कप हुआ तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी। फिर अंडर 19 मोहम्मद यूसुफ इनके साथ काम कर रहे हैं, यासिर अरफात भी काम कर रहे होते हैं ऑन एंड ऑफ। तो एक परफॉर्मेंस अगर हम कहें तो उस लिहाज से बड़ी ही शानदार, एक्सेलेंट और कंपोज परफॉर्मेंसेस का एक सिलसिला अंडर 19 से जारी है। कंपोज मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आगे जाके इस पर बात करूंगा। हम जब देखते हैं ना कंसिस्टेंसी वाला एलिमेंट, कहीं बैटर्स नहीं चले तो बॉलर्स ने दूसरी टीम को नहीं चलने दिया। ये हमारा पाकिस्तान टीम का भी खासा रहा। पाकिस्तान टीम में जब बैटर्स नहीं चला करते थे, बहुत बड़े बड़े जॉइंट्स भी एक टाइम पे पाकिस्तान टीम में बैटर्स होते थे, लेकिन कभी कभी फ्लॉप हो जाती थी बैटिंग लाइन। फिर हमारे बॉलर्स 130 रन पर भी मैच जितवाते रहे पाकिस्तान टीम को। तो यही कुछ मुझे पाकिस्तान अंडर 19 टीम में दिखाई दे रहा है। इतनी जेल टीम, क्या कमाल कप्तानी की साद ने और क्या कमाल खेले हमारे प्लेयर्स, खासतौर पर शाहजेब और दीगर प्लेयर्स जिनका मैं जिक्र करूंगा आज। बॉलर्स ने अपना कमाल किया, बैटर्स ने अपना कमाल किया। मुझे जो अच्छी चीज़ लगी वो फील्डिंग, बड़ी हैरत हुई मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा मामला है कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट में एक ही मैच में 24-24, 25-25 कैचेस छुट रहे होते हैं। लेकिन यही लड़के जो अब डोमेस्टिक में अपने आप को निखारेंगे, आगे बढ़ेंगे और सीनियर्स से भी खेलेंगे इंशाल्लाह, इन लड़कों के लिए कमाल ये होगा कि ये अपनी फील्डिंग स्पिरिट, जिस तरह की इन्होंने फील्डिंग पाकिस्तान 19 टूर पे दिखाई, इसी को कंटिन्यू रखे, इसी में इजाफा करके अपनी स्किल्स को बतौर फील्डर बढ़ाएं। फील्डिंग आपको आज के इस मॉडर्न डे में मैचेस जितवाती है। T20 तो बहुत ज़्यादा जितवाती है। टेस्ट मैच में एक कैच छोड़ दें तो कोई 100-150 भी कर सकता है। तो आपकी फील्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेम फॉर वनडेयर्स, उसमें भी यही है। लाहौर कलंदर, कराची किंग्स, कोयटा ग्लैडिएटर, मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी, इस पर भी बात करेंगे। सरफराज की कैप्टनसी की तब्दीली, रायले रूसो का आना, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे आज के प्रोग्राम में हम आगे तो पीएसएल अब जारी हो सारी, उस पर तो करेंगे ही करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आज हम ज़रा इनिशियल डेज हैं तो इसका मौका का फ़ायदा उठाते हैं, फिर आगे तो पीएसएल ने ज़ोर पकड़ लेना है। तो हम ज़रा इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में ये जो लड़के हैं अंडर 19, इनको कहाँ कहाँ कैसे खपाया जा सकता है और सीनियर टीम के साथ कैसे एंगेज किया जा सकता है। अक्सर हमने देखा है कि बड़े बड़े टैलेंट, इक्का दुक्का लड़के अंडर 19 के टीम में आए, उसके बाद लोग गायब हो गए। अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, ये लड़के खेलते जाते हैं और गायब होते जाते हैं। कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता। यहाँ डोमेस्टिक में डिपार्ट्स पकड़ के बैठ जाते हैं, लोग इन्हें भूल जाते हैं। काफ़ी ऐसी मिसालें हैं, बड़ी बड़ी मिसालें हैं जो गायब हो गई। लेकिन कुछ मिसालें हैं जैसे बाबर आजम, शादाब, सरफराज ने ये काम शुरू किया। वैसे सरफराज आया तो अंडर 19 से लड़के भी लाया। तो अनवर अली भी अंडर 19 की फाइन थी, लेकिन अनवर अली जब आए, जब अंडर 19 अनवर अली का जो बूम था वो ख़त्म हो गया और तब अनवर अली ने ज्वाइन किया। अच्छा, चूंकि हमारे दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया, उनका तारुफ करूंगा, लेकिन पहले मैं ज़रा साउथ अफ्रीका जाऊंगा और साउथ अफ्रीका से हमारे साथ जो दोस्त मौजूद हैं उनसे भी बात करूंगा। साबिर हुसैन साहब ने हमें स्टूडियोज़ में तो ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और आप इन्हें देखते रहते हैं टेलीविजन चैनल पर, उनसे भी बात करूँगा। साउथ अफ्रीका से हमें शाकिर अब्बासी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही एक्सीलेंट जर्नलिस्ट हैं, हमारे भाई हैं। और मेरा ख्याल है सिर्फ इंडिया ही रह गया जो कवर करना है। शाकिर ने बाकी पूरी दुनिया में माशाल्लाह स्पोर्ट्स को, खाली क्रिकेट नहीं, स्पोर्ट्स को कवर किया। अबू बकर श्रीलंका में बड़ी अच्छी कवरेज के बाद हमारे साथ वहाँ से भी हमें टाइम देते रहे, आज साउथ अफ्रीका में मौजूद हैं दोनों हमारे दोस्त। तो हम ज़रा इसका फ़ायदा उठाएंगे और जानेंगे कि साउथ अफ्रीका का माहौल क्या था, पिचेस क्या थी, उनकी अंडर 19 टीम, उसका स्ट्रक्चर, उनका क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, फिर जहां पर ये लोग मौजूद हैं उस शहर में क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, वहां पिचेस पे कितनी तवज्जो दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जिस पर आज बात करनी है। बहुत शुक्रिया जी तमाम हजरात का। शाकिर अस्सलाम वालेकुम, अबू बकर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार शाकिर साहब, पहले तो ये बताएं
कि इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, फिर हम पाकिस्तान अंडर 19 पे भी बात, इस सिटी का क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है क्या, जरा इस पर हमें पहले थोड़ा सा बता दें। देखिए, हम पहले तो जोहान्सबर्ग जो कैपिटल है साउथ अफ्रीका का, वहां पर थे, और गुज़िश्ता रोज़ ही हम डरबन, एक और बड़ा खूबसूरत शहर है, यहाँ पहुंचे, क्योंकि अब मैचेस खत्म हो चुके हैं। तो हमने कहा साउथ अफ्रीका आए हैं तो थोड़ा इस मुल्क की खूबसूरती को भी जो है वो एक्सप्लोर कर लें। बड़ा ही खूबसूरत मुल्क है, वेदर आजकल बड़ा अच्छा है, पाकिस्तान से अपोजिट वेदर होता है आजकल काफी जो जी शाकिर, मुझे लग रहा है बेहतर। हाँ समर में तो मैं वन ऑफ द बेस्ट में अच्छा वन ऑफ शाकिर, द बेस्ट में शामिल होता है साउथ अफ्रीका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। अच्छा शाकिर, जिस शहर में यानी डरबन की अगर हम बात करें, आप मौजूद भी हैं, मुझे बताएं वहाँ पर कितने आपने ग्राउंड देखा, किस तरह का क्रिकेटिंग काम देखा, और बच्चे जो जूनियर लॉट है वो कैसे क्रिकेट की तरफ रागिब हो रही है। देखें, मैं पहले जोहान्सबर्ग की बात करूं तो वहां पर भी 3 इंटरनेशनल स्टेडियम है। बिनोली जो है वो जहां पर अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ और बाकी मैचेस हुए, वो फिर सेंचुरियन एक लेफ्ट साइड पे चले जाए तो वो है, फिर वेंडर्स अपना जो जोहान्सबर्ग स्टेडियम, तो एक शहर में 3-3 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टेडियम, यही हाल डरबन का है। केप टाउन में भी यही है। आप अगर पोर्ट एलिजबेथ चले जाए तो उनके पास भी बड़े क्वालिटी के जो है वो इंटरनेशनल स्टेडियम है। लेकिन जो बात टीमों को बनाती है वो इंटरनेशनल जो सेंटर से ज्यादा उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, और हर टाउन में, छोटे मोटे टाउन में यहाँ पर आपको क्रिकेट का ग्राउंड मिलेगा, अच्छा मिलेगा, और लड़के खेलते हुए नजर आएंगे। और जो नर्सरी है इनकी वो बड़ी स्ट्रांग है, इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी साउथ अफ्रीकन किसी भी टूर्नामेंट में टीम आती है वो फिनिश अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन वो पूरे टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक टीम होती है। लड़के बहुत स्ट्रांग है। आप अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करें तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट वो के साउथ अफ्रीकन टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से इंडिया से हार गई, लेकिन मैन ऑफ द टूर्नामेंट उनका बॉलर जिसने कम 5 उसके 5 विकेट हॉल से, और से मैन ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया गया। तो जो फ्यूचर स्टार्स इनमें हमने इस टूर्नामेंट में देखे हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, जो इनका जो नर्सरी है या जो डेवलपमेंट हो रही है क्रिकेट की, वो बहुत स्ट्रांग है। और मैं अगर इसको कंपेयर करूं तो मुझे लगता है कि वेरी मच कंपेयर टू द ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर। ऑस्ट्रेलिया का जो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमने विजिट किया, वहां पर क्रिकेट का जो सेटअप है वो बड़ा जबरदस्त है। उसको देखते हुए हमने देखा कि ये जो साउथ अफ्रीका है, क्योंकि इसका एनवायरनमेंट, इसका ओवरऑल जो लैंडस्केप है वो भी साउथ ऑस्ट्रेलिया से बहुत मैच करता है। तो उस हिसाब से इन्होंने अपने जो क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा अच्छा डेवलप किया हुआ है। मैनेजमेंट प्रॉब्लम यहाँ मुझे लगा है शायद जिस तरह पाकिस्तान में बोर्ड्स में है उस तरह का कोई अच्छी मैनेजमेंट नहीं है, जो एंड ऑफ द डे जाकर उनको वो रिजल्ट दुनिया में नहीं दे पाती जिस जो वो डिजर्व करते हैं, जितने वो कैपेबल है, जितने वो प्रिपेयर्ड होते हैं इन क्रिकेट इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए ओवरऑल। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट का भी एक कंपैरिजन चलता है टीम में, मुल्क के अंदर भी वो जो एक थोड़ा सा रेसिज्म मुझे लगता है, और वो भी कहीं ना कहीं जाकर फाइनल सिलेक्शन और टीम परफॉर्मेंस में मैटर करता है। तो उस सारी चीजों से अगर निकल कर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए, उनका जो क्रिकेट डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम यहाँ चल रहा है उसको देखा जाए, तो मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। शाकिर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यही अबू बकर, अगर मैं आपसे, बड़ा अच्छा शाकिर ने हमें बताया कि अगर एक शहर में 3-3 इंटरनेशनल स्टेडियम मौजूद हैं, और जाहिर है उसके मौजूद होने की वजह यह है कि वहां पर एक प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया काइंड का लैंडस्केप भी बताया। आपने क्या देखा अबू बकर वहां जाने के बाद, और क्रिकेट के हवाले से क्या ऑब्जर्व किया अब तक। असलाम, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हमें लाइन पे दिया। देखिए, मैं यहाँ की उनकी क्रिकेटिंग इंपॉर्टेंस आपके सामने रख देता हूँ कि पैरेलल 3 टूर्नामेंट्स यहाँ पर चल रहे थे। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप यहाँ पे चल रहा था। उसके अलावा इनकी जो साउथ अफ्रीका की अपनी T20 लीग है वो भी उन्हीं डेज में एग्जैक्टली चल रही थी जिन डेज में अंडर 19 वर्ल्ड कप था। फिर अगर आप केप टाउन चले जाएं तो वहां पे मास्टर्स T20 लीग का टूर्नामेंट भी यहाँ पर जो है चल रहा है, जो कि आपको पता है 40+ का एक बड़ा आजकल मशहूर टूर्नामेंट है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि क्रिकेटिंग वेन्यूज कितने ज्यादा है और कितना ज्यादा फ्रूटफुल किस्म का यहाँ पे एनवायरनमेंट है क्रिकेट के हवाले से। क्लब क्रिकेट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा तगड़ी हैं, और जो रिपोर्ट करती हैं एसोसिएशंस को, ईस्टर्न क्रिकेट एसोसिएशन है, वेस्टर्न क्रिकेट एसोसिएशन है, और एसोसिएशन यहाँ पे बहुत ज्यादा तगड़ी हैं। स्कूल्स में भी यहाँ पर जो है टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं, और आप यहाँ से अंदाजा लगा रहे हैं ऑल्दो कि क्रिकेट में साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन ये वन स्पोर्ट नेशन बिल्कुल भी नहीं है। रग्बी यहाँ पे बहुत ज्यादा खेली जाती है, और पैशन है रग्बी के हवाले से यहाँ पे बहुत ज्यादा। और अगर अफ्रीकन कंट्री की बात की जाए और सॉकर फुटबॉल की बात ना की जाए तो ये ज्यादा होगी। फुटबॉल का भी यहाँ बहुत ज्यादा क्रेज है। तो मल्टी स्पोर्ट्स नेशन होने के बावजूद क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत यार अच्छा बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है। अबू बकर, हमें तो ये भी पता है, मैं शाकिर से और साबिर से भी इस पे बात करूंगा कि साउथ अफ्रीका के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, एलन डोनाल्ड हो गया, दीगर हो गए,
वो 2-2 3-3 नेशनल लेवल पे गेम्स खेला करते थे, रग्बी भी खेलते थे, कभी कोई ट्रैक एंड फील्ड का भी रहा, कभी कोई जिमनास्ट, जैसे जॉन्टी रूट जिमनास्ट थे। देखिए आपका जब आपका एक राउट सेट होता है वो आपका स्कूल से और आपका टीनेज से सेट होता है। यहाँ पर स्कूल में भी बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और करिकुलम का हिस्सा बनाया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्कूल में इनको फोकस नहीं किया जाता। स्कूल लेवल से लेके क्लब क्रिकेट से लेके फिर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक यहाँ पे प्रॉपर नेशनलिज्म मौजूद है स्पोर्ट्स के हवाले से और बहुत ज्यादा बकअप किया जाता है और एज अ प्रोफेशन लिया जाता है। यहाँ पर ये बहुत चीज देखी गई है कि जिस तरह आपने जिक्र किया, एथलीट्स हो, फुटबॉलर्स हो, क्रिकेटर्स हो, रग्बी प्लेयर्स हो, उनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और प्राइड फील किया जाता है कि हम अपनी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। हम मौजूद थे फॉर एग्जांपल जोहानिसबर्ग में, जहां पर उसका एक सबब एरिया बिनोनी, जहां पर सेमीफाइनल्स और फाइनल्स नॉकआउट स्टेजेस के जो मैचेस खेले जा रहे थे, उसके पैरेलल 4 ऐसे इंटरनेशनल स्टेडियम्स वहां और अरसलान मौजूद हैं जो ये कैपेसिटी रखते हैं कि वो इंटरनेशनल मैचेस को कंपीट करवा सके। अभी सेंचुरियन में जो सुपर स्पोर्ट्स क्रिकेट ग्राउंड है या जोहानिसबर्ग का जो एक प्राइड समझा जाता है वंडर्स क्रिकेट स्टेडियम, वहां पे कोई अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच नहीं हुआ और साथ ही जो सबब एरियाज के छोटे ग्राउंड्स आप उन्हें कह सकते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर और उनका स्टैंडर्ड, वहां पे फ्लड लाइट्स इंटरनेशनल लेवल्स की मौजूद थी। डेफिनेटली अगर अंडर 19 वर्ल्ड कप के जो एसओपीज हैं उनको वो पूरा उतर रहे थे तो वहां पे मैचेस कराए जा रहे हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि कितना ज्यादा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ पे जो है खर्च किया जाता है और उसी का रिजल्ट है कि बहुत ही तगड़ी टीम उनकी हमेशा से आईसीसी के इवेंट्स में एटलीस्ट सेमीफाइनल तक जाती है, लेकिन आप उनको चोकस कह रहे हैं या हार्ड लक कह लें, वो इवेंट्स को उस तरह कैप्चर नहीं कर सकती या टाइटल अपने नाम नहीं कर सकती। लेकिन अगर परफॉर्मेंस देखी जाए साउथ अफ्रीका की टीम की, चाहे वो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, अंडर 19 का कोई टूर्नामेंट हो, वो हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और इस दफा भी ऐसा ही हुआ। एक इंडिया से क्लोज मार्जिन के साथ, वो बिल्कुल गेम के अंदर थे, क्लोज मार्जिन के साथ इंडिया से वो हार गए और फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। बहुत अच्छे। अच्छा जी, साबिर साहब, चूंकि दोनों हजरात हमारे साथ डायरेक्टली वहाँ कवर कर रहे हैं चीज़ें, खुद आई विटनेस है, देख रहे हैं अंडर 19 स्ट्रक्चर, मतलब ये जिसका जिक्र कर रहे हैं ना अबू बकर ये और शाकिर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 3 ग्राउंड्स का मतलब है और वहाँ पे जितने टूर्नामेंट एक साथ हो रहे हैं, हमारे यहाँ अगर अंडर 19 का वर्ल्ड कप हो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारा कुछ रोक देगा और वो एक ही टूर्नामेंट पे फोकस करेगा। वहाँ ऐसा नहीं है, अंडर 19 का वर्ल्ड कप चल रहा है, साथ ही साथ उनकी पैरेलल 2 लीग्स चल रही हैं, एक और गेम चल रही, ये बड़ा कमाल है। देखिए सर, अब हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे जल्दी कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं अपनी पाकिस्तानी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को और बाकी जो कंट्रीज है। देखें, नहीं, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, देखिए हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उनसे पुराना है और उनसे ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज भी थे। अब देखें वो कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े। सर एक बात है, आपने कहा रिसोर्सेज थे, अभी असल में प्रॉब्लम आ रहा है पिछले 10-15 साल से कि जो पीसीबी है, देखें पीएसएल पे आजकल ज़्यादा फोकस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। T20s पे ज़्यादा फोकस है, या पीसीबी जब टॉप लेवल की जब मैनेजमेंट है, जब उनका अपना जब फोकस सिर्फ और सिर्फ अर्निंग पे होगा ना, तो वही चीज़ें अफेक्ट करती हैं प्लेयर्स को। बेतहाशा मिसालें हमारे पास हैं ये पिछले कुछ 6 से 8 महीने में, चाहे बाबर हो, शाहीन हो, चाहे शादाब हो, इस तरह से कुछ काफ़ी सीनियर प्लेयर्स हैं, क्योंकि वो तो अभी चाहते हैं कि भी हमें कॉन्ट्रैक्ट्स कैटेगरी बढ़ाई जाए, उसके अलावा आपकी जो है वो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो शेयर किए जाए पीसीबी और प्लेयर्स के दरमियान। पहले ऐसा नहीं था। अंडर 19 की प्लेयर्स की बात करें, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अबू बकर को, शाकिर, क्योंकि वहाँ पे फिजिकली मौजूद हैं, काफ़ी अच्छी अपडेट्स हमें देते रहे। अबू बकर के साथ हम ट्विटर पर काफ़ी पूछते भी थे काफ़ी चीज़ें, तो हेड्स ऑफ टू देम, इनकी सर्विसेज को अप्रिशिएट करना चाहिए। काफ़ी ग्राउंड रियलिटीज़ को भी हमें आगाह किया। हम जो यहाँ सर ये देखिए ना, सहाफ़ी वहाँ अगर जाएगा तो पता चलेगा ना हमें कि वहाँ पर क्या है। अभी कितनी इंपॉर्टेंट दोनों ने बात की है क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर पे, ये कंपैरिजन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनके पास क्या है और हमारे पास क्या कमी है। सर एक और चीज़ थी, देखें पहले स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे काम होता था, अभी नहीं हो रहा। मैं अपनी मिसाल दूंगा कि हमने अंडर 15 खेली है स्कूल क्रिकेट, जो इंटर बोर्ड्स होते हैं आपके, वो भी आपके टूर्नामेंट्स करवाते हैं। तो उसके अलावा ये चीज़ सर ख़त्म हो चुकी है। अब देखिए अंडर 19 जो प्लेयर थे वो किसी इलाके से आते हैं, फाइनेंशियली उनको फंडिंग वगैरह नहीं दी जाती। अब देखिए ये प्लेयर्स जो थे, आपको अपने गौर से देखा कि वो अपने मुल्क के लिए खेलना चाहते थे। आप अली रज़ा की बॉलिंग देख लें कि 7वें ओवर में उसको इंजरी होती है, उसके बावजूद वो बॉलिंग कराते हैं, उसको निगल चाहते हैं, उसको पेन होता है, मगर उसके बावजूद वो चाहते हैं कि वो बॉलिंग करे। तो सर इससे जाहिर होता है कि वो अपने जो आजकल के जो लड़के हैं, यंग लड़के हैं, वो लीज को तरजीह नहीं दे रहे, वो पैसों की फिक्र उनको नहीं है, इंटरनेशनली फेम उनको नहीं चाहिए। अभी अंडर 19 में नहीं है ना, वरना हारिस रऊफ ने जो दी थी तभी तो कॉन्ट्रैक्ट से निकल गया। मगर सर देखिए अब ये नहीं होना चाहिए। देखिए प्रायोरिटी आपकी पाकिस्तान की होनी चाहिए यार। जेम्स एंडरसन 43 साल की उम्र में वो प्रायोरिटी टेस्ट मैचेस को दे रहे हैं। आप मार्क वुड को देख लें, वो आईपीएल से आउट हो जाता है क्योंकि अपने वो एशेस पे फोकस कर रहा है। इसी तरह कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, वो रेस्पेक्ट देते हैं बड़े फॉर्मेट्स को। तो इसी तरह हमारे प्लेयर्स को देखना चाहिए। सर एक और चीज़ है कि अंडर 19 के जो कुछ प्लेयर्स हैं,
मैं मशवरा देना चाहूंगा और दिली ख्वाहिश भी कि इस इनमें से कुछ प्लेयर्स को आप लंबे फॉर्मेट में लेके जाएं। अब जिस तरह टेस्ट की उमेर तरफ बिन लेके जाएं, यूसुफ है, बिल्कुल सही उबैद है, लड़का था, तो देखिए ये लंबे फॉर्मेट के प्लेयर्स थे, मगर आप इनको ओडीआईस में लेके आ रहे हैं, उसके बाद एनसीए में कुछ काम करके फिर फारिग कर देते हैं। समी असलम आपके पास बेहतरीन मिसाल थी, उस्मान सलाउद्दीन आपके पास बेहतरीन तबाह कर मिसाल थी, दिया। कामरान गुलाम आपके पास थे। इस तरह से बेताशा खिलाड़ी थे जिनको आपने प्रॉपर तरीके से ग्रूम नहीं किया। क्योंकि देखें अगर आप मैन ऑफ द सीरीज देखें अंडर 19 जब से वर्ल्ड कप 1998 से लेके 2024 तक, उसमें 3-4 साउथ अफ्रीकन हैं, 3-4 ऑस्ट्रेलियन हैं, 3 से 4 आपके इंडियंस हैं। पाकिस्तानी आपके बहुत कम मिलेंगे जो आपको मैन ऑफ द सीरीज टूर्नामेंट में मिले। क्यों कि हमारे प्लेयर्स को प्रॉपर तरीके से ना डेवलपमेंट की जाती है प्लेयर्स की, आपको सर ब्रांड बनाने पड़ते हैं। विराट कोहली को ब्रांड बनाया गया, हार्दिक पांड्या को ब्रांड बनाया गया। हम पड़ोसी मुल्क की मिसाल इसलिए देते हैं क्योंकि वो हमें भी इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम एक ब्रांड को जो बन जाता है इंटरनेशनल, वो खुद ब खुद बेचारा बन जाता है, हम उसको भी गिराने की कोशिश करते हैं। तो हमारे यहाँ फॉर्मेट लॉन्ग फॉर्मेट की बात करें शाकिर, हमने देखा बड़ा अच्छा जिक्र कर दिया साबिर ने, लॉन्ग फॉर्मेट के लिए हमारा प्लेयर एक इंजर्ड भी होता है, थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम आती है बॉलर को, फिर भी वो बॉल कर रहा था। आप देखिए शाकिर, हमारे पास स्पिनर भी था यार, कमाल गया है, और हमारे पास पेसर भी बड़ा शानदार था, लंबा तरीन बॉलर हम ले गए माशाल्लाह। और क्या उसने बॉलिंग की, डरा के रखा, और सुलझी हुई बॉलिंग के साथ बड़ा सुलझा हुआ कंपोजर था उसका, कि जब वो आउट करता था तो कोई इतने ओवर एक्टिंग नहीं हुई, बड़ा अच्छे से डिसेंट तरीके से उसने अपनी विकेट को एंजॉय और सेलिब्रेट किया। तो हमारे पास ये बच्चे जो हैं शाकिर, अक्सर हम देखते हैं हैमरेज हो जाता है यार, अंडर 13 का बच्चा 15 में नजर नहीं आता, 15 का 17 में गायब हो जाता है, और अंडर 19 वाला तो आगे टीम में बहुत ही शाज़ो नादिर ही हमने किसी को देखा है। देखिए अरसलान, एक तो इस टीम की कारकर्दगी को मिस करके कि यकीनन एक बहुत बेहतरीन टीम सेलेक्ट की गई और बड़ी नया टास्क, बिल्कुल फ्रेश टास्क मिला था सोहेल तनवीर को चीफ सेलेक्टर। उन्होंने बल्कि ख्वाहिश करके उन्होंने कहा था कि मैं जूनियर लेवल पे काम करना चाहता हूँ, और फिर उन्होंने जो टीम सेलेक्ट की उस टीम ने आकर यहाँ रिजल्ट दिया, तो उसका क्रेडिट बहरहाल सोहेल तनवीर को भी जाता है। जहाँ तक फास्ट बॉलर्स की बात है, इस पूरे टूर्नामेंट में हमारे जो बैटर है वो क्लिक नहीं कर सके, एक भी हमारा 200 प्लस का जो है वो स्कोर नहीं था, और सारे लेस देन 200 को इन बॉलर्स ने डिफेंड किया। उबैद शाह जो नसीम शाह के छोटे भाई हैं, उनकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, वन ऑफ द टॉप कंटेंडर फॉर द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए भी उनका नाम था, जो 4 फाइनलिस्ट हुए थे उनमें शामिल थे। इसके साथ साथ जीशान की आपने बात की, जो दराज का बॉलर हैं, वो भी बड़े एक नेचुरल, अभी तक एक रॉ टैलेंट है जिस पर कोई पॉलिश नहीं है, वो अपनी रॉ कैपेसिटी में इन्होंने इतना जबरदस्त परफॉर्म किया। अली रजा हैं स्पिनर, एक दो अच्छे थे, जबरदस्त एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना। क्योंकि हम आप सेमीफाइनल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी जो वर्ल्ड चैंपियन है उसको 164 पर हमने 9 खिलाड़ी आउट कर लिए 180 के टारगेट को डिफेंड करते हुए। वो आखिरी 16 रन जो है वो एक आध एम्पायर कॉल भी थी एलबीडब्ल्यू वाली, उसका जो हमारे हक में नहीं गई। लेकिन जिस तरह से इन बॉलर्स ने अपना करैक्टर दिखाया और जो इनके जो एक आप जो कह लें कि काम करने का तरीका मुझे बड़ा पसंद है। आज जुनेद खान जो टीम के साथ मौजूद है, उनके वर्क एथिक्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि एक रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर है जो मॉडर्न क्रिकेट को जानता है, मॉडर्न क्रिकेट में जो मॉडर्न फास्ट बॉलिंग एक रिक्वायरमेंट है उनको जानता है। उसने बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया इन बॉलर्स को, बड़ा अच्छा उनको ग्रूम किया, उनको मेंटोर के तौर पर उन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ किया। लेकिन जब अब कंपैरिजन आते हैं ना दुनिया में प्लेयर्स की, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड या किसी भी बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंट्री की बात करते हैं, तो उनके बच्चों की नरिशमेंट जो है वो स्कूल से शुरू हो जाती है, उनकी बॉडी डेवलपमेंट स्कूल से शुरू हो जाती है। उनको क्या खाना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या उनका वर्क एथिक्स होंगे, उस पर वो कारबंद होते हैं। हमारे लड़के गली मोहल्ले में खुद लड़ते बढ़ते गिरते संभलते जो है वो किसी से किसी हद तक ऊपर जाते, ना उनकी बॉडी ग्रोथ सही हुई होती है, ना उनकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो सही होती है, ना उनको उस तरह की खुराक मिली होती है कि वो जब कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में दुनिया में जाकर मुकाबला करें तो वो वहां पर चोक हो जाते हैं, उनको इंजरी हो जाती है, उनको इंजरीज होती हैं। वो छोटे, जिस तरह आप एहसानुल्लाह की बात करते हैं, बहुत अच्छा है इवेंट खेला और उसके बाद वो इंजरीज का शिकार हो, उसकी बॉडी उस लोड बर्दाश्त करने के लिए डेवलप ही नहीं की गई, उस बॉडी को उस तरह से डेवलप नहीं किया गया। पूरी दुनिया में आप देखिए क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट है उसको आप साइंस के तौर पर देखा जाता है, उसमें खेल के तौर पर नहीं देखा जाता, उसमें ऐसे कंपोनेंट अब इन्वॉल्व हो गए प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए। एक प्लेयर को जो है वो प्लेयर बनाने में उसका जो उन चीजों का रोल होता है, पाकिस्तान में वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो कल्चर आ ही नहीं सका। इसीलिए जब हमारे जो लड़के हैं वो अपने ही जोर पर, अपने जोरे बाजू पर या अपने स्ट्रॉन्ग जो उनकी नर्व्स है उन पर जाकर दुनिया में कम्पीट करते हैं, जहाँ की बॉडी और जो स्पोर्ट्स को जो चीजें रिक्वायर होती हैं, इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए आपकी डेवलपमेंट चाहिए होती है मेंटली भी और फिजिकली भी, वो हमारे प्लेयर्स की नहीं होती। और इसी तरह यही होता है कि जब नॉकआउट मरले आते हैं, जब एक कंपटीशन स्ट्रांग होता है तो वही टीम जीतती है जो हर तरह से जिसके तमाम बॉक्सेस ठीक होती हैं। और यही बात इस बार पाकिस्तान की टीम के साथ जो कुछ हमने देखा, और जो टीम मेंटली फिजिकली वेल ट्रेंड थी, अच्छी ग्रोम थी ऑस्ट्रेलिया,
वो फिर जाके फाइनल में इंडिया को भी शिकस्त दे जाती है। तो इन चीजों की बहरहाल जरूरत है, लेकिन बेसरो समानी के आलम में हमारे लड़के जब जाकर दुनिया की वेल इक्विप्ड टीमों का मुकाबला करते हैं, और वो जो एक जोश जज्बा होता है, वो जो एक ग्रीन शर्ट उन्होंने पहनी होती है, उसका एक आपसे चलें वो जो प्राउड फीलिंग आती है, उससे वो कम्पीट करके इस लेवल पर जाते हैं। लेकिन अगर हमारी बेसिक्स ठीक हो जाए, हमारे बच्चों को वो रिक्वायरमेंट चीजें हैं जो दुनिया में बाकी बहुत अच्छे। उनके कंपटीशन में अच्छा जो लोग शाकिर, उनको बेसिक्स पे मिलती है, आपने हमारे ना, बच्चों को मिले तो मैं खा जाएंगे सबको। बेसिक्स पर आपने बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हमारे जज्बे के साथ खेल कर आ रहे थे, और वो उस तरह का कोई वेल इक्विप्ड या प्रॉपरली, अच्छी बात है कि मोहम्मद यूसुफ ने बहुत काम किया, नज़र आ रहा है हमारे यहाँ बॉलर्स में काम किया। पहले तो यासिर अरफात करते रहे, जुनेद ने काम किया, सिलेक्शन में सुहेल तनवीर का काम था, बिल्कुल ड्यू क्रेडिट है, वो देना चाहिए। वापस आता हूँ, ज़रा अबू बकर से भी इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। जो बात शाकिर ने कही है कि हमारे पास अगर हमारा लड़का नर्सरी के तौर पे ही उसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस और उसकी डाइट प्लान और उसकी परफॉर्मेंस स्किल्स, इसकी पॉलिशिंग पर काम हो जाए, इन्हांस करने पर काम हो जाए, तो हम शायद ऑस्ट्रेलिया को भी बीट देखें। बिल्कुल लास्ट विकेट पे ऑस्ट्रेलिया अड़ गई, हमारे साथ जो मैच हुआ सेमीफाइनल, उसमें लास्ट विकेट पे अड़ गई और वो मैच ले गई। ये उनके मेंटली टफनेस थी, स्ट्रॉन्ग नर्व्स थे, लेकिन हमारे भी हैं, ऐसी बात नहीं, पर ये खुद से है, इनकी थोड़ी सी ग्रूमिंग की ज़रूरत है, इन पर साइंटिफिकली काम करने की ज़रूरत है। वापस आते ब्रेक से इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा अबू बकर, जो बात शाकिर कर रहे हैं, मेरा बहुत ज़बरदस्त बात है, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो मसाइल है ना, उसकी कोर इशू अगर मैं कोर कहूँ तो वो यही है कि हम लोग ग्रूम उस तरह नहीं कर पाते। हमारा रॉ टैलेंट आता है खुद ब खुद, बेचारा परफॉर्म करता हुआ क्लब से आ जाता है, अंडर 13 और 15 से आ जाता है, और हम उसको उसी तरह चलाते चलाते तो सीनियर टीम में ले आते हैं, मतलब उसी तरह चलाते रहते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया का मिसाल आपके सामने, आपने मैच देखा, आखिरी विकेट पे जाके मैच जीतना कोई आसान नहीं होता, लेकिन वो हार नहीं मानते। असलान, सिस्टमैटिक प्रोसेस जो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर है ना, वो एक ऐसा है कि जहां पे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है एक नेशनल लेवल से प्लेयर को इंटरनेशनल लेवल तक लाने में और उसको ब्रांड बनाने में। अंडर 19 जो कि आपकी बेसिक्स होती हैं और आपके फ्यूचर स्टार्स होते हैं, यहाँ से आपके जो फ्यूचर होता है उसमें डेवलप होना होता है, और आपके स्टार्स को अब पॉइंट आउट करते हैं कि कौन सा प्लेयर पोटेंशियली इतना स्ट्रांग है कि वो नेशनल टीम में आ सकता है। देखिए हमारे यहाँ सिस्टम की प्रॉब्लम क्या है कि अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो स्टार्स हमने हाईलाइट किए, यू नेम इट, काफी सारे थे और बहुत अच्छा बंच ऑफ प्लेयर्स था यहाँ पे। तो अभी से बात होना शुरू होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक प्लेयर की एग्जांपल ले लूं, नसीम शाह के भाई जो उबैद शाह, क्या पिक है जी, क्या फाइंडिंग है, उठाकर पीएसएल में लेंगे। देखिए ये सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। अब जब आप उसे पीएसएल में ले जाएंगे तो फिर आप कैसे शिकवा कर सकते हैं कि प्लेयर जो है वो पैसों के पीछे चला गया, लीग के पीछे चला गया। वेयर एज के ऐसा होना चाहिए था कि उसको अब पिक करके डोमेस्टिक की तरफ लेकर जाते, उसे ग्रेड ए की क्रिकेट खिलाते, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में उसको इन्वॉल्व कराते, उसकी बॉडी को उसके अकॉर्डिंगली मैपिंग करते उसकी कि वो प्रॉपर बॉलर बन सके। अब आप जब दोबारा उसको लीग में लेकर जाएंगे और 4 ओवर का बॉलर आप उसको बनाकर छोड़ देंगे और उसके बाद फिर टेस्ट में उसको लेकर आएंगे, फिर जब वो अनफिट होगा, उसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा, तो फिर कैसे हम उसके ऊपर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि हम प्लेयर्स को प्रॉपर उनकी प्रोडक्शन नहीं कर सकते, उनका डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारा इतना तगड़ा नहीं है यार। अच्छा अबू बकर, आपने ना जो बात की बिल्कुल ठीक, कि हम अपने प्लेयर्स को बहुत जल्दी ले आए हैं पीएसएल में, और जबकि मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि हमें नेशनल क्रिकेट एकेडमी एनसीए और हाई परफॉर्मेंस सेंटर, इसको फाल करने की ज़रूरत है। इस पर मैंने आप लोगों को याद होगा अभी आकिब जावेद साहब का इंटरव्यू किया, बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ है, मुझे भी उनकी बहुत सारी बातों से इख्तलाफ था, मैंने उसमें सवाल खड़ा किया। लेकिन एक बात आकिब जावेद की बिल्कुल ठीक है, आकिब जावेद कहता है यार हम लोग तैयार होते थे एकेडमी में, हमें एक नर्सरी थी हमारे पास, अगर नेशनल क्रिकेट एकेडमी नहीं थी तो हमारे कप्तान और वो जो कैंप लगता था वो नर्सरी थी, कैंप्स बहुत लगते थे, और फिर जो फाइंडिंग के लिए जैसे कभी क्लिनिक क्लब लग गया, कभी कुछ हो गया तो फाइंड किया करते थे। अब वो सब कुछ नहीं है, और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर नाम का है और नेशनल क्रिकेट एकेडमी भी नाम की है। आपकी बात दुरुस्त है असलान, ये मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू कि अब ये चीजें आउटडेटेड हो गई हैं। अगर आप इंटरनेशनल सिनारियो की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, तो जैसा हम अक्सर जिक्र करते हैं, आप करते हैं, मैं करता हूं, शाकिर करते हैं, और जो थोड़ी सी क्रिकेट के हवाले से नॉलेज रखते हैं वो सब ये बात करते हैं। देखिए चीफ सिलेक्टर का सिर्फ ये काम नहीं है असलान के वो ड्राइंग रूम में एसी रूम्स में बैठ के तो टीम की सिलेक्शन को सिर्फ एक पेपर के ऊपर नोटिंग करे और उसको टीम अनाउंस कर दे। देखिए यहाँ पर ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर बेस ऐसा है कि जो चीफ सिलेक्टर्स हैं, जूनियर सिलेक्टर्स भी होते हैं, वो क्लब क्रिकेट में जाते हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते हैं, स्कूल क्रिकेट में जाते हैं, और प्लेयर्स को वहां से पॉइंट आउट करना शुरू करते हैं, और उनकी फिर एक डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, उसमें उसको इन्वॉल्व करके वहां से उसको प्लेयर बनाते हैं। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल सिनेरियो बिल्कुल उल्टा है। अपने दम
दम पे, जिस तरह शाकिर ने बात की, एक नेचुरल एबिलिटी होती है, नेचुरल टैलेंट की बेस के ऊपर पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना वो चल रही होती है, जिस तरह ऑटो पायलट आप कह सकते हैं। दूसरा मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा जो मुझे शायद मेरे लिए थोड़ा सा एक अजीब बात है कि देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, नो डाउट जुनैद खान स्टार परफॉर्मर रहे, रिसेंटली उन्होंने रिटायरमेंट ली, और उसके बाद अभी चूंकि मॉडर्न डे क्रिकेट को भी समझते हैं, मोहम्मद यूसुफ ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जब हम उनको कोचिंग का हम आपको उनको रोल देते हैं अरसलान, तो वो फिर उनके अंदर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर उनके साथ कोई असिस्टेंट कोच है या क्वालिफाइड कोच है, वो उसको अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, वो समझते हैं कि जो कुछ जानते हैं वो सिर्फ हम ही जानते हैं। तो यहाँ भी हो रहा है क्या अबू बकर, यहाँ भी ऐसा हो रहा है? असलान अंडर 19 टीम का जो कोचिंग पैनल था, जुनैद खान बॉलिंग को देख रहे थे, मोहम्मद यूसुफ बेसिकली हेड कोच भी थे, लेकिन डेफिनेटली चूंकि वो बैट्समैन टॉप लेवल के थे तो वो बैटिंग को भी एड्रेस कर रहे थे, लेकिन साथ मसरूर साहब थे जो कि फील्डिंग को भी देख रहे थे और बैटिंग में भी असिस्ट कर रहे थे। अब इन तीनों बंदों में सिर्फ एक मसरूर ऐसे थे जो क्वालिफाइड लेवल 3 की जिन्होंने कोचिंग की हुई है, कोर्सेज की हुई है। अब वो बैकफुट पे थे, तो चूंकि यूसुफ का एक स्ट्रेचर बहुत बड़ा है तो वो चीजों को लीड कर रहे थे, तो चीजें उस तरह चल नहीं पाई अरसलान जिस तरह उनको चलना चाहिए। क्योंकि यहाँ तक हम पहुंच तो गए, यस ये नेशनल टैलेंट, आप देख ले बैटिंग क्लिक नहीं की थ्रू आउट द टूर्नामेंट, पाकिस्तान ने 200 का जो पार स्कोर है उसको क्रॉस नहीं किया। हम लोग हमेशा से वो जो हमारी एक नेचुरल डायनामिक्स होती है पाकिस्तान की क्रिकेट, लेकिन यार शाहजेब एक हमारा अच्छा टैलेंट सामने आया, शाहजेब ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, नो डाउट अबाउट इट। पाकिस्तान ने बहुत सारे स्टार्ट्स अच्छे लिए, लेकिन हम उनको कैपिटलाइज नहीं कर सके। शुरू में हमारी स्ट्रेटजी इस तरह रही है, हमारे टॉप 4 के जो बैट्समैन थे वो चारों लेफ्ट हैंडेड थे, तो दूसरी टीम्स जो होती हैं अब इंटरनेशनल लेवल पे ना वो एकदम बहुत चीजों को एड्रेस कर लेती हैं, कॉप अप कर लेती हैं, आपके अगेंस्ट प्लान बना लेती हैं। तो हमारे पास 5वें नंबर पे आके राइट हैंडेड बैट्समैन जो है ना हमारे यहाँ इन्वॉल्व होता था, तो ये भी एक थोड़ा सा सिनेरियो पाकिस्तान के लिए, ऑल्दो ये बड़ा सक्सेसफुल इस सेंस में भी रहा कि ठीक है पाकिस्तान मैचेस जीतता रहा, जब आप जीत जाते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है ना वो खामियां छुप जाती हैं और उनको जिक्र नहीं किया जाता, जब आप हारते हैं तो वो सारी चीजें फिर खामियां सामने आना शुरू होती हैं। अब देखिए पाकिस्तान जीता, बॉलिंग के सर पे जीता, और कितने क्लोज मार्जिन से पाकिस्तान जीता। यस सेमीफाइनल में भी पाकिस्तान बिल्कुल मैच के अंदर था, आखिरी विकेट पे 16 रन अभी बाकी थे। आई पर्सनली फील कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल जीतना चाहिए था, पाकिस्तान का विनिंग रेशियो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा टिल्ट कर रहा था। अच्छा, लेकिन अबू बकर अब ना हम इस पे बात करेंगे, ये जो हारिस रऊफ वाला इंसिडेंट हुआ है इससे ट्रिगर डाउन इफेक्ट बच्चों पर क्या जाएगा? पहले जरा साबिर यही बात कि जो शाकिर ने कही बहुत ज़बरदस्त, जो अबू बकर ने, मेरा ख्याल है हमारी ये कोर इशूज़ हैं कि हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए, और शाकिर ने कहा जी कि हम अपने रॉ टैलेंट को रॉ ही चलने देते हैं, उसको फर्निश नहीं करते जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या बाकी जगहों पर होता है। अब तो इंडिया भी करता है बहुत। सर यही प्रॉब्लम काफ़ी सालों से है। देखिए आपकी एनसीए है, आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, तो वहाँ पे आपको काम आपका क्या होना चाहिए एनसीए का? देखें आप यंग लड़कों को उठा के नहीं, लेकिन अंडर पीएसएल में डाल दिया ना बहुत सालों अंडर 19 के लड़कों, अब 30-40 लड़कों का पूल उठाए ना, उसमें से बैट्समैन हो, विकेट 2-3-4 विकेट कीपर्स हो, बॉलर्स हो, आपके पास स्पिनर्स हो। तो आपने एनसीए में मुदस्सिर नज़र साहब थे पहले, ठीक है, अभी उसके बाद काफ़ी और भी वहाँ पे हेड कोच इस तरह है। आकिब जावेद ने बिल्कुल सही बात की कि पहले होता था सर, अभी नहीं, पिछले 10-12 साल से नहीं हो रहा। आप वहाँ पे लड़कों को ग्रूम करें, उसके बाद आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सा प्लेयर है जो 50 ओवर का प्लेयर है, कौन सा यंग प्लेयर जो आपको टेस्ट मैचेस में सर्व कर सकता है। इस तरह के बेताशा मिसालें, मैं बार बार नाम लूंगा समी असलम का, उस बेचारे को हमने ज़ाया कर दिया। अंडर 19 का प्लेयर था, टेक्निकली बड़ा अच्छा था, उसको हम बहुत जल्दी लेके आए। मिकी आसर था, सरफराज अहमद, उसको टेस्ट मैचेस में बहुत जल्दी लेके आए। शायद उसको 2 साल एनसीए में काम करना चाहिए था। हम जो 17-18 साल 19 साल के लड़के जल्दी से लेके आ जाते हैं इंटरनेशनल, आई थिंक वो काफ़ी जल्दी होता है। सरफराज की मिसाल दूंगा, अभी सरफराज जो है वो खान इंडिया के बैट्समैन है, 26 साल उनकी उम्र है, अच्छा बल्ला, रणजी ट्रॉफी में अपने आप को रगड़ा लगा है 4-5 साल, टेक्निकली साउंड है, उसके बाद वो टेस्ट मैचेस में है। हमारा क्या प्रॉब्लम है कि आप मोहम्मद हारिस T20 में बड़ा बेहतरीन बैट्समैन है, 4 ओवर की बैटिंग करता है, उसको आप ओडीआईज में लेके, भाई किस बेसिस पे लेके आए? उसने 50 ओवर के कितने मैचेस खेले? क्या उसकी बॉडी उसको अलाउ करती है 100 ओवर की फील्डिंग करना? नहीं। इसी तरह से हारिस रऊफ की बार बार बात करें, हारिस रऊफ टेनिस का बॉलर था। आएंगे ना पहले अंडर 19 हारिस रऊफ पे तो बड़ी डिटेल बात करूंगा मैं, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद सर बाकी इस तरह काफी खिलाड़ी हैं, आपको आइडेंटिफाई करें। 30-40 लड़कों का पूल बनाना कौन सी मुश्किल बात है? आप इतनी बड़ी सैलरीज लेते हैं, इतने बड़े फंड्स आपको मिलते रहते हैं पीसीबी को, तो ये काम क्यों नहीं कर सकती? बाकी कंट्रीज करती हैं सर, प्लानिंग करती हैं। आप प्लेयर्स आइडेंटिफाई करें, हर फॉर्मेट के प्लेयर आइडेंटिफाई करें, उनको ना लेके आप इंटरनेशनल लेवल पे 3-4 साल काम करें ना। आप लोग क्यों नहीं करते? आप करें, उनके मसल्स हैं। विराट कोहली की एंट्री सुन ले, वो कैलोरीज के मुताबिक अपनी डाइट को करते हैं, जिस तरीके से खाते हैं, पीते हैं, अपने जिम करते हैं। हमारे यहाँ सर ऐसा नहीं है। इसीलिए देखिए हम टेस्ट मैचेस 5 ओवर, सॉरी टू से 5 दिन हम सर्वाइव नहीं कर सकते।
ऑस्ट्रेलिया में जो हमारा हाशर हुआ, हम तीनों टेस्ट मैचेस 4 दिन में खत्म हो गए। शुक्र करें कि ऑस्ट्रेलिया की वापस आए, डायरेक्टर भी खत्म हो गया साथ ही। सर ना फास्ट बॉलर्स, ना हमारे बैट्समैन, ना हमारे विकेट कीपर, हम 5 दिन की नहीं सर्वाइव कर सकते। डोमेस्टिक में देख लें, 4 डे टूर्नामेंट करवाते हैं, हमारे सर नेचर बन चुकी है, क्योंकि हम प्रायोरिटी देते हैं टी20 को। अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट हमसे लिए जाते हैं तो हम रिटायरमेंट ले लेते हैं। इमाद वसीम की मिसाल आपके सामने, मोहम्मद आमिर को कहा गया, वहाब रियाज को कहा गया कि जी आप टेस्ट मैचेस के लिए चलें ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने जना पीछे हट गए। उसकी बस आपको पता होगा सरफराज कप्तान थे, नसीम शाह को लेके जाना पड़ा आपको, मोहम्मद मूसा को लेके जाना पड़ा आपको। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, 5-6 साल आपको हो जाते हैं, आपकी लीग्स में आपका नाम बन जाता है, फिर आप प्रायोरिटी देते हैं लीग्स को, अपनी कंट्री को आप प्रायोरिटी नहीं देते, क्योंकि टेस्ट मैचेस में आपकी ज़रूरत है। मार्क वुड की मिसाल ले लें, मैग्रा की मिसाल ले लें, आप कितने इंग्लैंड के बॉलर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स हैं, वो यार रेस्पेक्ट देते हैं बड़े फॉर्मेट्स को। हमारे यहाँ प्रॉब्लम सर यही है, क्योंकि देखिए ये काम किसका है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है प्लेयर्स की, कि आप अपने मुल्क के लिए खेलना चाहते हैं या आप पैसे के लिए खेलना चाहते हैं। तो सर ये पिछले 10-12 साल से लीग्स ने काफी जो है वो आई थिंक कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सर बोर्ड का भी बड़ा काम है ना शाकिर। बोर्ड अब तो चले चेयरमैन पीसीबी आ ही गया किसी ना किसी तरह। मैं, आप और अबू बकर या साबिर, हम लोग तो इसकी बड़ी ख्वाहिश रख रहे थे यार, कुछ चेयरमैन पीसीबी दे दो भाई हमें, ये मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन से जान 3 साल के लिए आ गए। अब बड़े चैलेंजेस क्या है शाकिर चेयरमैन पीसीबी के लिए, अगर आप अब देखें तो? देखिए, मैं मोहसिन नकवी का ज्यादा फैन तो नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छी अपॉइंटमेंट इस हवाले से है कि आप अगर केयर टेकर गवर्नमेंट का देखें तो 4 सूबों में गवर्नमेंट थी। मेरा ख्याल है आप हम सिर्फ मोहसिन नकवी का ही नाम जानते हैं, बाकी 3 केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का हमने शायद नाम हमें याद नहीं है, क्योंकि इसलिए उसको जानते हैं कि वो काम करना जानता है, उसने डेवलप जो है ना डिलीवर किया पंजाब के अंदर, और वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हमें लगा है। तो अगर उनको यहाँ लाया गया, और सबसे अच्छी बात यह है जहाँ जो चेयरमैन पीसीबी आता रहा है उसके ऊपर एक तरवार लटकती रही है कि वो कितना अरसा रहेगा। मरकज में भी कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बनने जा रही है, मोहसिन नकवी उनके ही जो है वो अपॉइंटी है, और फिर जो फेडरल चीफ होते हैं प्राइम मिनिस्टर उनका और इनका एक अच्छा लिजाम रहेगा। तो ये एक चीज मुझे कंफर्म लगेगा कि जितना अर्सा मरकज में गवर्नमेंट रहेगी, कम से कम 3 साल तक तो मोहसिन नकवी ही अब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होंगे, और ये एतमाद बहरहाल उनको हासिल होगा कि वो जो भी प्लान करेंगे लॉन्ग टर्म करेंगे। ये एक अनफॉर्चुनेट आप कह लेंगे, जब भी पाकिस्तान में किसी भी शोबे में कहीं भी कोई नया चेयरमैन या कोई नया हेड आता है तो अपनी रिजीम चेंज प्रॉपर नजर आती है, और वो ऊपर से नीचे तक अपनी कैबिनेट अपने लोग लेके आता है। तो वो चीजें हमें देखने शुरू होगी, जिस तरह पीस चले गए हैं, कुछ और तब्दीलियां हमें लग रही है। लेकिन अभी जो अफसोसनाक बात जो मुझे लग रही है वो ये है कि हमारा सबसे बड़ा टूर्नामेंट पीएसएल वो स्टार्ट हो चुका है, और इस सारे सूरत में पंजाब में मरकज में अभी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में वक्त लग रहा है, जिसकी वजह से पंजाब की केयर टेक गवर्नमेंट अभी फाल है, और मोहसिन नकवी और वहाब रियाज दोनों जो इस वक्त क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं, दोनों जो है पंजाब की गवर्नमेंट भी चला रहे हैं। तो इस सारी सूरत में पूरी तवज्जो, पूरा जो एक यहाँ होली सोली तवज्जो चाहिए थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, खासकर पीएसएल के दौरान, और फ्यूचर कोर्स में वो अभी तक नहीं मिल रही। तो मेरा ख्याल है चाहिए ये था, अगर मोहसिन नकवी फौरी तौर पर वहां से आजाद नहीं थे तो उनको अभी एकदम से चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनाना भी नहीं चाहिए था। यहाँ पर कोई प्रॉपर एक मैनेजर बैठा होता जो इसको मतलब इस इवेंट की हद तक मैनेज करता। मोहसिन नकवी को बहरहाल में एक नेक शगुन मुझे लग रहा है, जो मेरी एक गट फीलिंग है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करेंगे, क्योंकि उनमें फैसला साजी का एक उनमें कैपेबिलिटी है। दूसरा, जब आपको बैकअप एंड पैटर्न चीफ की पूरी पैटर्न एज और सपोर्ट होगी, और आपको एक फ्री हैंड दिया जाएगा, और मुझे लगता है कि वो इस तरह की एक दानिशमंदाना फैसले करेंगे कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बेहतर होंगे। उनको अच्छा शाकिर, चैलेंज क्या होगा शाकिर? शाकिर चैलेंज क्या हो सकता है? 2-3 अगर चैलेंज कोई हो मोहसिन नकवी के लिए, क्या हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट का इस वक्त चैलेंजेस का अंबार है उनके सामने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बिखरी हुई जो है वो ताश के पत्ते, जिनको वापस जोड़ना है, उसको चैनलाइज करना है। पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे तो हमें काम करना है, लेकिन जो बोर्ड के अंदर की मैं बता रहा हूँ कि बोर्ड के अंदर छोटे छोटे अपनी अपनी मोनोपोली, छोटे छोटे कार्टेल्स बने, उनको तोड़ना, सबको जो है वो एक छतरी के नीचे लेके आना, एक चेन ऑफ कमांड बनाना, ताकि ऊपर से जो ऑर्डर जाए वो नीचे तक जाए। जो टीम इवन अब तो वो ट्रिकल डाउन जो इफेक्ट जो है ना, जो बोर्ड के अंदर थे, वो टीम के अंदर भी चले गए। टीम में ग्रुपिंग, टीम में मामला आते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि वो एकदम से आके कोई ड्रास्टिक चेंजेस उस तरह से रिवर्स ना करें चीजों को, जो टीम के अंदर की गई थी। जिस तरह नए कैप्टन आए थे, एक नए फॉर्मेट बनाए थे। मैं मोहम्मद हफीज का जाना मेरे लिए ज्यादा अच्छा मैं इसको फील नहीं करता। हफीज से लोगों को सो इख्तिलाफ हूँ, लेकिन हफीज जो है वो बड़ा अच्छा, उसकी वर्क एथिक्स मुझे पसंद है। वो जो करना चाह रहा था उसको इन्फोर्स करता है। आप रिसेंटली आप देख लें जो उसने एक नया
खासकर न्यूजीलैंड के अंदर एक T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के हवाले से एक नए प्लान के साथ वो गया, और वो प्लान यकीनन बहुत से लोगों को कहा टीम हार गई है वो, लेकिन अगर आपने वर्ल्ड कप के लिए जाना तो इस तरह के प्लान आपको एग्जीक्यूट करने थे। इस सारी सूरत हाल में मैं नहीं चाहूंगा कि अगर वो मोहसिन नकवी आते और हर चीज को ही जो रद्दोबदल हो जाता है हर जगह, और फिर एक नया आप ये कह लें कि अफरा तफरी सी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। चीजों को बिल्कुल जो जहां काम कर रहा है वो अगर सही करा तो उसको लेके चलना चाहिए। मोहसिन नकवी का एक मुझे जो माइंड मैंने उनको पढ़ा है वो ये लग रहा है कि जैसे वो इंटरनेशनल फॉरेनर कोचेज और फॉरेन मैनेजमेंट को ज्यादा जो है वो प्रायोरिटी देंगे एज कम्पेयर टू लोकल जो हमारे पाकिस्तानी स्टार्स हैं। तो ये थोड़ा सा एक नई रिफ्ट ना पैदा हो जाए पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर हैं और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान, और जो हॉकी में हमने देखते थे कि हॉकी के ओलंपियंस और हॉकी फेडरेशन एक दूसरे के सामने रोज रोज खड़े होते थे और वो एक तबाही की तरफ ले गए पाकिस्तान हॉकी को। इस तरह की कोई रिफ्ट पैदा ना हो जाए। बहरहाल ओवरऑल मैं समझता हूँ कि अगर उनको अपॉइंट किया गया है, उनको एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत थी जिसकी रिट भी हो, जिसकी विल भी हो, जिसकी कुर्सी जब डमाडोल ना हो काशरफ की तरह, ताकि वो फैसले अच्छे कर सके। तो ये सारी चीजें मुझे लगा मोहसिन नकवी को जो है वो मैसर होंगी, तब उन पे मैसर है। चले ये एक अच्छा हो गया शाकिर के, चले आपने एक बात तो सही कही कि हमें एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है। हमें क्रिकेटर की अभी फिल वक्त ज़रूरत नहीं थी, हमें बोर्ड रन करने के लिए एक शानदार एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत थी, या कम से कम शानदार ना भी हो, गुड हो, एक्सीलेंट हो अपनी स्किल्स में, और बोर्ड में इतनी कैपेसिटी है कि वो वापस अपने पाँव पे खड़ा हो। बहुत कुछ देखा है हमने पिछले टाइम पे, कैप्टन से हटने से लेकर कंट्रोवर्सीज, चैट्स का लीक हो जाना, अजीब अजीब काम होना, और हर थोड़े दिन बाद कोई नई कंट्रोवर्सी होना। तो चलें ये चीज़ तो अब रुकेगी। वापस आते हैं ब्रेक से, ज़रा अबू बकर का भी, साबिर का भी इस पर व्यू लेते हैं, फिर ज़रा हम PSL पर भी बात करेंगे और साथ ही हारिस रऊफ के कॉन्ट्रैक्ट से निकलने वाले मामले पर भी। वेलकम बैक जी। अच्छा अबू बकर, ज़रा जल्दी से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसके मामलात, मोहसिन नकवी का आना, हफीज़ का जाना। अशलान, जो दो चैलेंजेस मुझे लगता है सबसे ज्यादा मोहसिन नकवी को फेस करने पड़ेंगे, उसमें से एक देखे पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि प्लेयर्स एसोसिएशन की जो पावर होती है और जो बोर्ड की अथॉरिटी होती है, उन दोनों के दरमियान बैलेंस होना बहुत जरूरी है। दोनों अपनी अपनी जगह पर मौजूद होती हैं, लेकिन इन दोनों का कनेक्शन एक ऐसा होना चाहिए और उन कनेक्शन के दरमियान बैलेंस ऐसा होना चाहिए, तब जाके दोनों चीजें चल सकती हैं। अभी जो पिछले अरसे में साल 18 माह में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक म्यूजिकल चेयर लगी हुई थी, चेयरमैनशिप की, उसके बाद मैनेजमेंट कमेटी और सारा कुछ, अब इतनी ज्यादा रिफ्ट्स पैदा हो चुकी हैं प्लेयर्स के दरमियान। कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके आप इश्यूज देख लें, कैप्टनसी को लेके आप इश्यूज देख लें, सिलेक्शन को देख के आप इश्यूज देख लें, उसके बाद जो मैनेजमेंट बनाएगी, कोचिंग स्टाफ बनाया गया, सिलेक्शन कमेटी के हेड्स बनाए गए, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई कि एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत कम हो गया है। और इसके साथ ही जैसे कि शाकिर ने जिक्र किया कि ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेटजी वाइज मोहसिन नकवी जो फॉरेन क्वालिफाइड कोचेज हैं उनको ज्यादा प्रेफर करेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से एक परसेप्शन इंटरनेशनल मार्केट में ऐसी बन गई है अरसलान कि इतना आसान नहीं होगा किसी अच्छे तगड़े कोच को कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आना। उसका रीजन ये है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम इतना ज्यादा करते हैं कि कोचेस समझते हैं कि उनकी रेपुटेशन पे फर्क होता है। यहाँ पे शायद ये कोई मसला नहीं होगा कि एक 3 साल के लिए एक बंदे को अपॉइंट करते हैं और उसे 3 महीने बाद ग्रेटिट्यूड के साथ और उसका शुक्रिया अदा करके कहते हैं आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसको कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का दिया था, 3 माह बाद उसको देखे कि आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी, थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो इंटरनेशनल कोचेज हैं, जो क्वालिफाइड कोचेज हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आना इतना आसान नहीं होगा। और अगर होगा तो फिर डेफिनेटली उनका अपर हैंड होगा, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बीच में इन्वॉल्व करेंगे, अपनी जो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसको जो है ना। अच्छा सही बात है अबू बकर, यही एक रीजन थी ना कि ऑनलाइन कोच भी आया था हमारा, तो यही एक रीजन थी। बहुत ज्यादा इस चीज का जिक्र कर रहे थे, लेकिन वो एग्जैक्टली जो क्रक्स था इस चीज का वो यही था कि वो पाकिस्तान आना नहीं चाह रहे थे। उनको बोर्ड की अनसर्टेनिटी का अंदाजा था मिकी ऑर्थर को, इसी वजह से उन्होंने ऑनलाइन प्रेफरेंस दी। चले अच्छा अबू बकर, चूंकि वक्त कम होगा, हम ज्यादा चीजें डिस्कस करेंगे। जनाब अली, हारिस रऊफ, साबिर साहब पहले आपसे। हारिस रऊफ नहीं गए ऑस्ट्रेलिया, उन पर नजला तो गिरना ही था, अंदाजा में था। फिर एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनी, कोड ऑफ कंडक्ट की बात हुई, और फिर पाकिस्तान के लिए तरजीह ना देना, पाकिस्तान को लीग्स को तरजीह देना, उन पर नजला गिरा। भारी भरकम 30 लाख रुपए से 35 भी, शायद 35 से भी ज्यादा, और वो उन पर फिर नजला गिरा, निकाल दिया उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अगर उनके पास नहीं है तो मेडिकल फाइनेंशियली उनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, जिस तरीके की माशाल्लाह से वो लीग खेलते हैं, और अर्निंग कर लेंगे लीग खेल के। लेकिन यार मसला ये ना, पाकिस्तान के लिए खेलने वाली बात सर, यंगस्टर्स के लिए बड़ा एक बुरा मैसेज जाएगा, क्योंकि आप एक रोल मॉडल बन चुके थे, आपको माशाल्लाह से काफ़ी अरसा हो चुका है कि आप पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं ODIs में, उसके अलावा टेस्ट मैच आप खेले भी थे रावलपिंडी में। तो उसके अलावा आपको देखें, अब
जब आपकी प्रायोरिटी हो, जब आपको नेशनल साइड के लिए बुलाया जाए तो आपको आई थिंक ना नहीं करनी चाहिए। हाँ, खुदा न खास्ता अगर आपको कोई वाकई अगर इंजरी होती तो आप मना कर सकते थे, मगर कुछ अरसे बाद आप वही उसी कंट्री में जाते हैं, उन्हीं पिचेस पे जाके आप बीपीएल खेलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा बिग बैश खेलते हैं, तो वो थोड़ा सा डिसहार्टेड हम ऑब्वियसली हम भी थे। तो पीसीबी का देखें ये डिसीजन है, अच्छा मैसेज आई थिंक जाएगा क्योंकि बाकी प्लेयर्स को भी, क्योंकि आपकी जो प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए। तो हारिस रऊफ ने आई थिंक ये डिसीजन पीसीबी का आई थिंक मेरे नज़र में ठीक है, टर्मिनेट कर दे कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जब आपकी प्रायोरिटी नहीं है पाकिस्तान के लिए खेलना, आपको कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं हर फॉर्मेट के लिए। एग्जैक्टली भाई, ठीक तो है, आप तरजीह दें ना, पाकिस्तान को तरजीह दें। तो आप सर एक अच्छे बॉलर थे, इसके अलावा आपको काफ़ी ग्रूम किया मुझे गया। एक बात बताऊं, एक मुझे खदशा जाहिर हो रहा है, साबिर भाई, शाकिर भी और अबू बकर भी, हारिस रऊफ के लिए अब चैलेंजेस बढ़ जाएंगे शायद पाकिस्तान टीम में आने के, क्योंकि अब लड़के भी बहुत हैं और बड़ी अच्छे बॉलर्स हैं, और वो भी नसीम भी फिट हो गया है, शाहनवाज धानी भी दरवाजे बजा रहा है, दूसरी तरफ अंडर 19 के बॉलर्स हैं। सर में देखें शाहनवाज दहानी की भी बार बार आप काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे डिस्कशन होती है। देखिए वो एक लड़का है जो कि डोमेस्टिक में अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, पाकिस्तान ए के साथ टूर किए, पाकिस्तान शाइन के साथ टूर किए, नेशनल साइड में उन्होंने परफॉर्मेंस दी, खिलाते नहीं जितने बेचारे गिने चुने मैचेस वो खेला भी है पाकिस्तान के लिए, तो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो उसके बावजूद उस बेचारे को इग्नोर करना तो कहीं ना कहीं से थोड़ी सी ज्यादा लेकिन अब होगा। शाकिर क्या कहते हैं जी हारिस रऊफ और कॉन्ट्रैक्ट? देखिए हारिस रऊफ के हवाले से जो फैसला किया गया, मैं इसको बिल्कुल भी दानिशमंदाना फैसला नहीं समझता। एक बॉलर जिसको कोच आकिब जावेद ये कहता है कि मैंने इसको तैयार ही T20 के लिए किया, मेरे ये प्रिपरेशन ही इसकी सारी वो 4 ओवर्स के बॉलर के तौर पर, वही बॉलर अब कहता है कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता। तो ये बेहतर उसका फैसला था कि आप बेहतर बंदे को जो टेस्ट क्रिकेट डिजर्व करता है उसको लेके जाएं, मुझे ना लेके जाएं। मेरा ख्याल है वो कोई एक बड़ा प्रोफेशनल अप्रोच थी, लेकिन उसको एक इशू बनाया गया, गाना का मसला बनाया गया। उस वक्त जो बोर्ड में लोग बैठे हुए थे और उन्होंने फिर एक इंक्वायरी कमेटी बनी, उसकी फाइंडिंग आई, उस पर अब उनको एक तरह का, मैं तो कहूँगा उन्हें पेनलाइज किया गया, उनको ये सजा दी गई है। हारिस रऊफ के लिए अब यकीनन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुश्किलात बढ़ गई है, टीम में उसकी सिलेक्शन के हवाले से बड़े मिसाइल पर। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे एक नया सोहेल तनवीर बनने जा रहे हैं हारिस रऊफ, जिनको अपनी पीक पर T20 के थे, लेकिन उनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरवाजे तकरीबन बंद ही कर दिए गए। तो दुनिया भर की लीग्स खेलते थे, दुनिया भर में बेहतरीन परफॉर्म करते थे, लेकिन टीम में उनके लिए जो है वो नॉकिंग जब भी होती थी, नहीं दरवाजा खुलता था। तो ये कोई देखें बोर्ड का फैसला यकीनन कोई फैक्टर्स फिगर उन्होंने देख के किया होगा, लेकिन हारिस रऊफ को अगर एक तरफ उसकी कैपेसिटी, उसकी पोटेंशियल को देखा जाए, और उसने जो इनकार किया था उस वक्त, आप वहाब रियाज का केस किसके सामने नहीं है जो इस वक्त तो फैसले कर रहे हैं, वो खुद इस तरह के माजी में फैसले कर चुके हैं कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाने से इनकार किया था। हाँ, अगर फिटनेस के मिसाइल पर अगर पेनलाइज किया तो फिटनेस उस बंदे को उस तरह सजा दी जा सकती है जो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा है और उसने फिट था और वो नहीं गया। हारिस रऊफ तो टेस्ट बॉलर ही नहीं है, एक बंदा जो टेस्ट की प्रोडक्ट ही नहीं है, उसको आप अगर वो नहीं जाता वहां और इनकार करता और उसको बुनियाद पर उसको पेनलाइज करता, मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। इससे कोई अच्छा ज्यादा एक तरह से मैसेज ये जरूर जाता है कि थोड़ा सा प्लेयर पावर को कम किया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल ये कोई अच्छा अच्छा, लेकिन शाकिर इसका शाकिर ये वाला पहलू भी तो हो सकता है कि पाकिस्तान को खेलना अगर तरजीह नहीं होगी तो फिर आपको मैच शायद मिल जाए लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ना मिले। देखिए असलम, पाकिस्तान को खेलना तरजीह अगर तो उसने T20 जिस फॉरवर्ड का वो बॉलर है वो सीरीज छोड़कर वो लीग खेला, तो फिर तो मैं कहूंगा कि उसने पाकिस्तान को तरजीह नहीं दी। वो टेस्ट क्रिकेट का बॉलर ही नहीं है, वो टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर ही नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट के यहाँ पाकिस्तान के लिए नहीं खेला, किसी और के लिए जाके टेस्ट क्रिकेट तो माने। T20 वनडे अगर वो कहीं पाकिस्तान टीम कहीं जाती है जिसका वो जो उसका फॉर्मेट है और वहां वो पाकिस्तान की बजाय लीग को प्रायोरिटी देता है, तो फिर तो मैं समझता हूँ कसूरवार है। लेकिन एक फॉर्मेट को वो अपने आप को बेहतर समझता ही नहीं है। वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेल के आ रहा था इंडिया में, जो उसका हाल जबरदस्त बनाया गया आपके सामने है। उस सारे सूरत हाल में जब वो उसे पता है कि मैं 50 ओवर का बॉलर भी नहीं हूँ, अब उसे 5 दिन की टीम में डालना चाहते हैं, और वो समझता है ना उसका भी अपने कैरियर है, वो अपने आप को बेहतर समझते हैं आप और हमसे या क्रिकेट बोर्ड से। अगर उसने वहां माजरत किया तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, यानी इसको इस तरह से हैंडल नहीं किया जाना चाहिए था आपके ख्याल में। अबू बकर अगर हमारे साथ हैं, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ अबू बकर, तो क्या कहते हैं, क्या हैंडलिंग ठीक नहीं हुई हारिस रऊफ वाली? अरसलान, मुझे ऐसा लगता है कि प्लेयर हारिस रऊफ की तरफ से भी और क्रिकेट बोर्ड दोनों की तरफ से मिसट्रीट किया गया इस सारे एडवेंचर को। उसका रीजन ये है कि हारिस रऊफ को अगर इस चीज का अंदाजा था कि वो वाइट बॉल के फॉर्मेट के बॉलर नहीं है या टेस्ट मैच की क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो उनको फ्रॉम द वेरी स्टार्ट उनको ऐसे इस क्रिकेट कंपटीशन में आना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने पहले इन्वॉल्वमेंट शो की, टेस्ट क्रिकेट भी खेली, वनडे क्रिकेट भी खेली। जब उन्होंने बैकलैश फेस करना पड़ रहा है तो अब वो बड़ा सा सेफ रेस्क्यू उन्होंने एक ऑप्शन ले ली कि जी मैं उस चीज का प्लेयर ही नहीं हूँ और 4 ओवर्स ही मैं टोटल खेल सकता हूँ। ये एक
एग्जाम्पल अच्छी सेट नहीं की उन्होंने, जो जूनियर प्लेयर्स हैं, जो आप अंडर 19 के प्लेयर्स कह सकें, और एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। वेयर एज अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो देखें किसने फोर्स किया था उनको कि वहां से प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम लाओ, कलंदर से पिक करके पीएसएल में लेकर आए और वहां से नेशनल साइड में लेकर आए। ये बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको एक प्रॉपर चार्ट देते, उनको एक राउट बताते कि कैसे उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी फिटनेस को कैरी करने और पाकिस्तान के लिए सर्व करना है। ऐसा दोनों तरफ से नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, चूंकि वक्त की कमी होगी अबू बकर, थोड़ा सा इस पे आपकी बात आ गई। एक छोटी सी चीज साबिर भाई ये बताएं मुझे, सरफराज वाला मामला, सरफराज ट्रॉफी की रूनुमाई हुई तो बेचारा बतौर कप्तान गया, और आज भी खैर मैच है कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर का, तो अभी तो खैर हम बहुत अर्ली है इस पर डिस्कस करें, कल से हम मुख्तलिफ एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन आज के मैच को छोड़कर वैसे बात करूँ, अभी तो अर्ली मैचेस हुए हैं, लेकिन क्या कोयटा ग्लैडिएटर की परफॉर्मेंस कुछ चेंज देखेंगे इस बार आप सरफराज को हटाकर रायले रोसो को लाने में? सर देखें, चेंज आपके जो कोचिंग स्टाफ है उसकी वजह से शायद टीम में थोड़ी सी चेंजेस आए, क्योंकि देखें कप्तान का ऑब्वियसली एक मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। सरफराज आई थिंक खुद भी पिछले साल भी देखा जाए तो थोड़ा सा वो खुद भी अनकम्फर्टेबल एज फार एज हिज कैप्टनसी इज कंसर्न, क्योंकि उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी इस तरीके से कुछ सालों से नहीं आ रही थी। मगर जिस तरीके का नदीम उमर ने उनके ऊपर जो ऑनर हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के, उन्होंने ट्रस्ट किया उनके ऊपर, हर पीएसएल हारने के बावजूद उनको एक पॉजिटिव मैसेज देना। सरफराज देखे बेहतरीन कप्तान, अंडर 19 की कप्तानी में वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जिता चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जिता चुके हैं, उनकी सर्विसेज पे जो है ना हमें कोई डाउट नहीं है। मगर कहीं ना कहीं पे कोई फेज आता है, कोई टाइम इसके ऊपर आपके ऊपर आ जाता है कि आप खुद को आपको फैसला करना चाहिए। आई थिंक ये मैं इस हक में हूँ कि ये फैसला बेहतर है। जिस तरीके से बाबर आजम के लिए काफ़ी बेहतर हुआ है, कप्तानी से वो हट गए, अभी अपना फोकस करेंगे बैटिंग पे, इसी तरह सरफराज के लिए आई थिंक बेहतर है, कोयटा के लिए बेहतर है, क्योंकि कोयटा देखें पीएसएल अब पहले दूसरे तीसरे एडिशन की बात करें तो वो हमेशा फाइनल खेलती थी, फाइनल जीता भी उन्होंने। तो कुछ सालों से वो थोड़ा डिप जो हुआ है, कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, जिस तरह केविन पीटरसन चले गए, शेन वॉटसन चले गए, रियली रूसो उनके पास थे, उसके अलावा कुछ बॉलर्स उनके परफॉर्म नहीं कर सके, तो सरफराज का कुछ अपना भी कुछ परफॉर्मेंस कुछ नहीं थी ठीक तरीके से। अभी शेन वॉटसन का परफॉर्मेंस पर भी इशू, सही बात है, शेन वॉटसन का आना, उसके अलावा कुछ प्लेयर्स को वो लेके आए हैं, जिस तरीके से जैसन रॉय उनके पास है, हसन रंगा बड़ा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि वो देखें T20 में बड़ा ही शानदार किस्म का बॉलर है, ओडीआईस में भी स्पेशली, और जो उनकी फॉर्म चल रही है अभी अफगानिस्तान के खिलाफ जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, तो कोयटा के लिए कुछ पॉजिटिव कुछ साइंस हैं एज फार एज दिस पर्टिकुलर। सर लास्ट टाइम भी तो खेल नहीं पाए थे ना, लास्ट ईयर भी तो ये हुआ था कि कुछ प्लेयर्स खेल ही नहीं पाए थे, और फिर ये भी बड़ा मसला है कोयटा के लिए। लेकिन एक चीज़ है कि उन्होंने ये तय कर लिया है कि सरफराज बतौर हेल्पिंग हैंड रहेंगे कैप्टन के, और अपर हैंड ही रहेगा, और मुझे लगता है कि सरफराज के करियर के लिए भी आप सही कह रहे हैं, ये बहुत बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया, साबिर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच आपका। शाकिर अब्बासी और अबू बकर हमें ज्वाइन किया उन्होंने साउथ अफ्रीका से, दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। अंडर 19 के साथ स्ट्रक्चर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, PSL, सब पे हुई गुफ्तगू। अब कल ज़रा बात करेंगे मज़ीद मैचेस का एनालिसिस और पोस्टमार्टम भी करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त।